हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग स्पेस से दो कंपनीज पे आज हम डिस्कशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट्स इंडिया एंड आदित्य विजन लिमिटेड। इन दोनों का Q2 में हमने ऑलरेडी पीयर टू पीयर एनालिसिस किया था। Q3 का रिजल्ट प्लस मैनेजमेंट का कैसा कमेंट्री है आने वाले क्वार्टर्स के लिए, अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए, कैसा ग्रोथ, कब तक डिमांड में रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड कैसा गाइडेंस ओवरऑल है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। एंड दोनों बिजनेसेस में अपॉर्चुनिटीज वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे। Q4 का कोई बिजनेस अपडेट या रिजल्ट तो अभी आया नहीं है कंपनी का, तो ये जो लास्ट क्वार्टर का जो कॉन कॉल है, जो उनका रिजल्ट है, वो हमको हेल्प करेगा इस कंपनी के फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कि कहां तक कंपनी परफॉर्म कर सकती है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया से स्टार्ट करते हैं। इनका अगर आप फर्स्ट हाफ देखोगे Q1 प्लस Q2, सो कंपनी का फर्स्ट क्वार्टर तो बहुत अच्छा था, लेकिन Q2 में हमने काफी वीक परफॉर्मेंस देखा था इस कंपनी की तरफ से। कॉन कॉल में भी हमने डिस्कस किया कि मैनेजमेंट का कहना है कि हैदराबाद जो उनका सबसे मेन क्लस्टर है, अराउंड 60-65% रेवेन्यू कंपनी का हैदराबाद से ही आता है। वहां पे ओवरऑल कंज्यूमर का जो डिमांड है उसमें भी काफी स्लो डाउन देखने को मिला है। प्लस जो वहां पे लेंडिंग कंपनीज हैं, लाइक जो इनके कंज्यूमर पार्टनर्स हैं, एनबीएफसीज हैं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, एचडीबी फाइनेंशियल हो गया, इन्होंने भी अपने लेंडिंग नॉर्म्स जो हैं वो काफी टाइट किए हैं। हमने बार बार काफी सारे लेंडिंग कंपनीज के कॉन कॉल में भी डिस्कस किया है, चाहे होम फर्स्ट हो या इंडिया शेल्टर हो, जो कि सिक्योर लेंडर है। उन्होंने भी बोला है कि अपने क्रेडिट अंडर राइटिंग को हमने स्ट्रॉन्ग किया है, फिल्टर्स को और इंक्रीज किया है लास्ट कुछ टाइम में, जिसकी वजह से हमने कुछ कुछ जो लोन एप्लीकेशन है उसको रिजेक्ट भी किया है। उसका भी इंपैक्ट इस कंपनी को देखने को मिल रहा है। तो वीक परफॉर्मेंस था इनका Q2 में। हालांकि थर्ड क्वार्टर के लिए इनका कहना था और ओवरऑल सेकंड हाफ के लिए मैनेजमेंट काफी पॉजिटिव थी। इनका कहना था थर्ड क्वार्टर हमारा अच्छा रहेगा, डिमांड वगैरह हम अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि Q3 में रिजल्ट कैसा आया है एंड उसके बाद कंपनी का कॉन कॉल डिस्कस करेंगे। सो Q3 का रिजल्ट देखकर अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉनिक बार्स का, तो सिर्फ 6% का ग्रोथ हमको देखने को मिला है, यानी फिर से Q3 में भी काफी वीक परफॉर्मेंस है। ओवरऑल 9 मंथ्स में 10% से कंपनी का रेवेन्यू ग्रो किया है। अब ये जो 10% है, इसमें फर्स्ट क्वार्टर अगर आपको याद हो तो इस पूरी इंडस्ट्री के लिए काफी अच्छा था। पूरी कंज्यूमर ड्यूरेबल जो वैल्यू चेन है, चाहे मैन्युफैक्चरर्स हो लाइक पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइज, या जो ब्रांड्स हैं ओईएम्स, वोल्टास हो गया आपका, ब्लू स्टार हो गया, या फिर एसी का जो सबसे बड़ा कंपटीटर है आदित्य विजन, सब ने काफी स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करे थे। इन्होंने भी फर्स्ट क्वार्टर में 17-18% का ग्रोथ का नंबर रिपोर्ट किया था। ऑफ कोर्स नंबर देख के ठीक लगता है, लेकिन जब उसको कंपेयर करते हैं बाकी इंडस्ट्री के प्लेयर से, तो उतना अच्छा नंबर इन्होंने Q1 में भी रिपोर्ट नहीं किया था। देन Q2 में तो ऑलरेडी कंपनी का प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया था, वो डिमांड एनवायरनमेंट काफी वीक हो गया था इनका हैदराबाद क्लस्टर के अंदर। और Q3 में भी काफी अगेन काफी वीक परफॉर्मेंस आया कंपनी की तरफ से। इनका एसएसजी का नंबर अगर आप देखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिटेल कंपनीज के लिए, ये नेगेटिव है, -2.8%। और किसी भी रिटेल कंपनी का अगर एसएसजी नेगेटिव हो जाएगा, मतलब नेगेटिव ग्रोथ आएगा एसएसजी के अंदर, तो उनके प्रॉफिटेबिलिटी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बिकॉज एसएसजी आपका किन स्टोर से आता है? जो आपके स्टोर्स पुराने हो गए होते हैं, मतलब एक तरीके से जो मेच्योर स्टोर्स हैं, जिन्होंने ब्रेक इवन कर लिया है, प्रॉफिटेबल स्टोर्स हैं, एक स्टीडी मार्जिन आता है उन स्टोर्स के अंदर, स्टीडी फुटफॉल रहता है, उनमें अगर नेगेटिव ग्रोथ आने लग जाए तो वही आपके ओवरऑल प्रॉफिट पे भी शो होता है, बिकॉज उन्हीं का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा होता है आपके प्रॉफिट के ऊपर भी। अगर आप इस कंपनी का एसएसजी का नंबर देखोगे, इन्होंने क्लस्टर वाइज शेयर किया इस रिजल्ट के साथ में, तो हैदराबाद जो इनका सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है, ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू कंपनी का हैदराबाद क्लस्टर से ही आता है, इसका एसएसजी -6% के आसपास है। यही मेन रीजन है कि कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ भी इंपैक्ट हो रहा है और एसएसजी का नंबर भी इंपैक्ट हो रहा है। बिकॉज इसको एक्सक्लूड करके, चाहे तेलंगाना का अपकंट्री मार्केट हो, आंध्र प्रदेश हो, दिल्ली एनसीआर हो, सब में फिर भी 15-20-50-60% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन ये वाला जो रीजन है, ये कंपनी के लिए ग्रो नहीं कर रहा है Q3 में भी, और पूरे 9 मंथ्स में भी आप देखोगे तो नंबर काफी ज्यादा इंपैक्टेड रहे हैं। यहीं पे एसएसजी जो है वो नेगेटिव है इस कंपनी का। उसका रिजल्ट आपको मार्जिन में भी दिखता है। कंपनी के मार्जिन जो ऑलमोस्ट 7% के आसपास थे, 6.5% का इबिट्टा मार्जिन, इस क्वार्टर में 5% का इबिट्टा मार्जिन आ गया कंपनी का। और बॉटम लाइन पैट में भी 31% का फॉल देखने को मिला है। मेन रीजन वही है कि आपके जो प्रॉफिटेबल स्टोर्स हैं उनका नेगेटिव ग्रोथ आना स्टार्ट हो गया लास्ट कुछ क्वार्टर से, एंड वो आपके ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पे काफी सीवियरली इंपैक्ट कर रहा है। ये सारे रीजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। डिमांड स्लो डाउन है, प्लस कंपनी कह रही है कि हैदराबाद का जो रियल स्टेट मार्केट है, तो इन्होंने अपने कॉन कॉल में बोला है कि आजकल रियल स्टेट मतलब जो नए घर बनते हैं उनमें भी आपका जो हीटिंग प्रोडक्ट्स हो गए, आपके जो गीजर वगैरह के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनका डिमांड एक तरीके से कांस्टेंट रहता है अगर रियल स्टेट आपका अच्छा कर रहा हो।
लेकिन क्योंकि वहां का रियल एस्टेट सेक्टर भी स्लो डाउन हो गया है, तो ये जो कुछ आइटम्स होते थे, कुछ कैटेगरीज होती थी जिनका एक स्टीडी सेल्स नंबर रहता था हमारे स्टोर्स के अंदर, उसमें भी हमको स्लो डाउन देखने को मिला है। सो ये पूरा रिजल्ट का नंबर है इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का। रिजल्ट ऑफकोर्स खराब है Q3 के अंदर भी। गाइडेंस तो हालांकि इन्होंने पॉजिटिव दिया था सेकंड क्वार्टर में, लेकिन वैसा नंबर्स हमको देखने को मिला नहीं है। अब कौन कॉल देखते हैं मैनेजमेंट का, कि कौन कौन में मैनेजमेंट कैसा कमेंट्री दे रहा है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। इनका कहना है ओवरऑल अगर आप इकोनॉमिक एनवायरनमेंट देखोगे तो ऑफकोर्स मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चैलेंजिंग है, इन्फ्लेशन काफी हाई है, एंड वो लोगों की अफोर्डेबिलिटी को एक तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। प्लस कंपनी कह रही है कि स्टोर एक्सपेंशन वाले पार्ट पे हालांकि हमने अपने गाइडेंस को आउट परफॉर्म किया है। इनका पहले गाइडेंस था कि 25 से 30 स्टोर्स हम ओपन करेंगे, अभी तक 31 स्टोर्स कंपनी ऑलरेडी ओपन कर चुकी है लास्ट 9 मंथ्स के अंदर। एंड इनका कहना है ये जो अभी फोर्थ क्वार्टर गया है जनवरी से मार्च वाला, इसमें 10 to 12 स्टोर्स हम और ओपन करेंगे। Q3 तक 191 स्टोर्स थे इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया के। अगर ये 10 से 12 स्टोर्स और ओपन करते हैं फोर्थ क्वार्टर में, तो इनका टोटल स्टोर का जो काउंट है वो 200 क्रॉस कर जाएगा FY25 के अंदर ही। ये इनका स्टोर गाइडेंस है एक तरीके से। देन मतलब मीडियम टर्म में इनका गाइडेंस है कि ओवरऑल जो इंडिया का मार्केट है, इंडिया की जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी की अगर हम बात करें तो 10 to 11% का ग्रोथ रहने का उस पर एक्सपेक्टेशन है। प्लस गवर्नमेंट ने बजट में जो एक रिलीफ दिया है टैक्स के ऊपर मिडिल क्लास को, तो वो भी एक तरीके से डिमांड को बूस्ट करेगा मीडियम टर्म में, एंड मीडियम टर्म में एक अच्छी रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस के अंदर। देन एक और चीज जो हमने Q1 के नंबर्स के साथ में भी इनका डिस्कस किया कि इनका परफॉर्मेंस अच्छा तो था, लेकिन रिलेटिव टू अदर प्लेयर्स जो पूरे कंज्यूमर ड्यूरेबल का जो वैल्यू चेन है उसके कंपैरिजन में वीक परफॉर्मेंस था। वही पॉइंट है कि अगर आप Q1, Q2, Q3 तीनों क्वार्टर्स देखोगे तो चाहे जो मैन्युफैक्चरर्स हो, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ईपैक वगैरह, या आपके जो ब्रांड्स हो, उन सब ने काफी अच्छा ग्रोथ नंबर किया है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स इंडिया का तीनों क्वार्टर में काफी वीक परफॉर्मेंस है उनके कंपैरिजन में। तो मैनेजमेंट कह रहा है कि इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड प्रेजेंस। हमारी जो प्रेजेंस है 60 से 65% जो हमारा रेवेन्यू है वो हैदराबाद क्लस्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर वो मार्केट हमारे लिए खराब करता है, उसका इंपैक्ट आपको पूरे बिजनेस के ऊपर देखने को मिलेगा। हमारा जो दिल्ली का मार्केट है एनसीआर का, उसमें 50-60% की ग्रोथ है, लेकिन उसका इंपैक्ट जो है वो रेवेन्यू पे शो नहीं हो पा रहा है, बिकॉज मेन रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूटर ही, मेन प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूटर ही हमारे लिए स्ट्रगल कर रहा है। वो एक मेन रीजन है। देन इसके साथ में कंपनी कह रही है कि हमने जो अपने लेवल पे स्टडी वगैरह करी है मार्केट की, हमने ये देखा है कि हैदराबाद में हमारा मार्केट शेयर कम नहीं हुआ है, एटलीस्ट हमने मार्केट शेयर लूज नहीं किया है। पूरे मार्केट का परफॉर्मेंस थोड़ा इस तरीके से है, एंड उसी का इंपैक्ट हमको हमारे बिजनेस पे भी देखने को मिल रहा है। देन दिल्ली एनसीआर का भी अगर आप इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर देखोगे, एसएसजी का नंबर, तो सिर्फ 8-9% का एसएसजी का नंबर देखने को मिला है। इन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में ही दिल्ली के मार्केट में एंटर किया है, दिल्ली एनसीआर के अंदर। मैनेजमेंट कह रही है ये जो 8-9% का एसएसजी का नंबर है, ये उन स्टोर्स का है जो 1 साल से ज्यादा पुराने स्टोर्स है, मतलब वो स्टोर जो हमने वहां पे एंटर होने के टाइम पे ओपन किए थे, तो उनका ग्रोथ आपको 8-9% के आसपास दिख रहा है। अदरवाइज जो हम न्यू स्टोर्स ओपन कर रहे हैं उनमें अच्छी ग्रोथ है, एंड ओवरऑल 50-60% पे हमारा दिल्ली एनसीआर का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप देखोगे तो सिर्फ 2-3 साल हुए हैं इस कंपनी को दिल्ली एनसीआर में एंटर किए हुए, और इतने नए मार्केट में आपका जो एसएसजी का नंबर है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ 8-9% का ही ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये ग्रोथ नंबर यहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं है। एंड पर्सनली मुझे भी कुछ लॉजिक इसमें लगा नहीं कि कंपनी ने क्यों दिल्ली एनसीआर के मार्केट के अंदर एंटर किया, बिकॉज इनका साउथ का जो क्लस्टर है वहां पे ऑलरेडी एक अच्छा ब्रांड बन चुका था कंपनी का। हैदराबाद में 60-65% रेवेन्यू आता है, वहां से कंपनी ने तेलंगाना, अप कंट्री, आंध्र प्रदेश के अंदर एंटर किया, केरला में भी 1-2 स्टोर्स हैं इस कंपनी के। तो इनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उस ब्रांड को ये लेवरेज कर सकते थे उस रीजन के अंदर और डीपली पेनिट्रेट कर सकते थे, बट वहां से इन्होंने शिफ्ट किया दिल्ली एनसीआर मार्केट के अंदर। एंड इसी कॉन कॉल में कंपनी ने और भी, अगर आप इनके पास्ट के कॉन्कॉल्स देखोगे, बहुत बार मैनेजमेंट ने खुद इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हमारा जो रेंटिंग कॉस्ट है, हमारा जो एम्प्लॉय एक्सपेंस है, स्टोर को मैनेज करने का जो डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो काफी ज्यादा है दिल्ली एनसीआर के अंदर कंपेयर टू साउथ का जो मार्केट्स है उसके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से ऑफकोर्स आपका ब्रेक इवन टाइम भी इंक्रीज हो जाता है दिल्ली एनसीआर के मार्केट के अंदर। और एक और सबसे बड़ा जो नेगेटिव पॉइंट है कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे प्रेजेंट है, और हर एक मार्केट में आपको काफी ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। क्रोमा है, विजय सेल्स है, ऑलरेडी बहुत बड़े ब्रांड्स यहाँ पे पेनिट्रेटेड हैं। तो कंपटीशन इंटेंसिटी इतनी हाई होगी तो ऑफकोर्स आपका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ का नंबर है वो भी बहुत अच्छा नहीं रह सकता, आपके मार्जिन पे भी प्रेशर रहेगा। आई थिंक इबिटा लेवल पे अभी भी कंपनी ने प्रॉफिटेबल किया नहीं है दिल्ली एनसीआर के मार्केट को। ये सारे चैलेंजेस हैं। हालांकि टॉप लाइन की ग्रोथ में कंपनी जरूर कह रहा है कि 50-60% की ग्रोथ हमको दिल्ली के मार्केट के अंदर अभी देखने को मिल रहा है।
नाउ अगला पॉइंट आता है कि आपका जो डिपेंडेंस है हैदराबाद मार्केट के ऊपर 60-65% का, ये कब जाके कम हो सकता है, बिकॉज जब तक वो हैदराबाद वाला मार्केट का इन्वायरमेंट इंप्रूव नहीं होगा तब तक तो वो आपके पूरे परफॉर्मेंस को ड्रैग करता रहेगा। मैनेजमेंट कह रहा है हमने लास्ट 1-2 ईयर के अंदर काफी ज्यादा स्टोर्स ओपन किए हैं, लगभग 80 स्टोर्स इस कंपनी के ऐसे हैं जो अभी तक मेच्योर नहीं हुए हैं, इमेच्योर स्टोर्स हैं, ऑलमोस्ट 40% स्टोर्स कंपनी के उसी कैटेगरी में आते हैं। तो जब तक ये स्टोर्स अगले 24-36 मंथ्स के अंदर मेच्योर नहीं होते, ब्रेक इवन नहीं करते हैं, तब तक इनका जो रेवेन्यू का डिपेंडेंसी है वो कम नहीं होगा हैदराबाद के ऊपर। यानी जो 60-65% का डिपेंडेंसी है इनका हैदराबाद का, ये 50% या 55% एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो इसका चांस नहीं है कि ये कंट्रीब्यूशन कम होगा कंपनी के लिए। देन गाइडेंस की अगर हम बात करें तो इनका पहले इनिशियल गाइडेंस था कि 15% पे हम रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे पूरे FY25 के अंदर। इस गाइडेंस को इन्होंने इस कॉन कॉल में भी मेंटेन रखा है। इनका कहना है 9 मंथ्स में जरूर हमने 10% पे ग्रो किया है, बट जैसा हम देख रहे हैं हैदराबाद में पर्टिकुलरली समर पहले आ गया इस कॉन कॉल, जब तक ये कॉन कॉल हुआ तब तक इनका कहना है कि कूलिंग प्रोडक्ट्स की डिमांड आनी अच्छी स्टार्ट हो गई है वहां पे, हालांकि दिल्ली क्लस्टर में तब तक वो चीज नहीं हुई थी। तो उनका कहना था कि अगर अनटाइमली रेन नहीं होता है, कुछ रेन का डिस्ट्रप्शन नहीं होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फोर्थ क्वार्टर हमारा अच्छा रहेगा एंड फुल ईयर बेसिस पे अगेन हम 15% के आसपास ग्रो कर लेंगे। तो 9 मंथ्स में इनकी 10% की ग्रोथ है, तो अगर यहां से इनको फुल ईयर बेसिस पे 15% पे ग्रो करना है तो पर्टिकुलरली फोर्थ क्वार्टर में इस कंपनी को 25% से ग्रो करना रहेगा। और मैनेजमेंट कह रहा है कि 22 से 24% की ग्रोथ को लेकर के हम कॉन्फिडेंट हैं। मतलब अगर कोई वेदर की तरफ से कुछ डिस्ट्रप्शन नहीं होता है तो 22-24% का ग्रोथ हमारा फोर्थ क्वार्टर में आना चाहिए। पर्सनली मैं इनके गाइडेंस को लेकर के इतना ज्यादा कन्विंस नहीं हूं, बिकॉज इनका अगर आप पास्ट काफी सारे क्वार्टर्स का मैनेजमेंट का गाइडेंस देखोगे तो जो मैनेजमेंट का कमिटमेंट रहता है और जैसा इस बिजनेस का डिलीवरी रहता है उसमें बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। ऑफ कोर्स इसमें एक रीजन ये भी हो सकता है कि ग्राउंड लेवल पे चीजें बहुत ज्यादा चेंज हो गई है, डिमांड एनवायरनमेंट काफी वीक हो गया है, सो उसका भी एक इम्पैक्ट हो सकता है। लेकिन स्टिल जब हम बात करते हैं कि कई सारे बिजनेसेस की मैनेजमेंट की तरफ से जहां पे गाइडेंस कंजर्वेटिव होता है लेकिन परफॉर्मेंस काफी एक्सेलेंस आता है, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छा होता है, सो वो चीज बहुत अच्छी लगती है एज एन इन्वेस्टर और मार्केट को भी। लेकिन इस तरीके का अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में अभी तक अपने गाइडेंस को रिवाइज भी नहीं किया है। इनको दिख रहा है कि ग्राउंड पे डिमांड थोड़ी सी वीक है, स्टिल हर एक क्वार्टर में खराब परफॉर्मेंस के बाद मैनेजमेंट जो है अपने ओवरऑल गाइडेंस को मेंटेन कर रहा है। सो वो देखना पड़ेगा कि एक्चुअली में कैसा परफॉर्मेंस आता है इनका फोर्थ क्वार्टर में। क्या 20-25% की ग्रोथ कंपनी कर सकती है इस एनवायरनमेंट में, कंसिडरिंग के लास्ट 2-3 क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी खराब रहे हैं, सो वो देखना होगा। देन इनका स्टोर गाइडेंस अगर आप देखोगे नेक्स्ट ईयर का तो कंपनी कह रही है कि 35 स्टोर्स ओपन करने का हमारा प्लान है FY26 के अंदर। तो FY25 में टोटल 200 स्टोर्स हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर कंपनी 35 स्टोर्स और ऐड करेगी, तो एक्सपेंशन रेट कितना हुआ, ऑलमोस्ट 17% के आसपास। तो एक्सपेंशन रेट अगर आप देखोगे इस बिजनेस का तो अच्छा है, 17% के आसपास का एक्सपेंशन रेट है। लेकिन इस 17% के एक्सपेंशन रेट से कंपनी 20-25% पे ग्रो नहीं कर सकती जब तक इनका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव नहीं होगा, बिकॉज सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ इनका नेगेटिव चल रहा है। यानी कि जो मेन स्टोर्स इनके बिजनेस में रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं उनमें नेगेटिव ग्रोथ आ रही है, उनमें फुटफॉल नहीं आ रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि 17% से आप बिजनेस तो एक्सपैंड कर लोगे, स्टोर एक्सपेंशन हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल ग्रोथ आपका हार्डली 10% होगा जब तक वो नंबर इंप्रूव नहीं हो सकता है। तो जब भी आप रिटेलर को देखते हो तो उसका SSG का नंबर और एक्सपेंशन रेट, ये दोनों चीजें देखनी जरूरी है, बिकॉज सिर्फ SSG के ऊपर या फिर सिर्फ स्टोर ओपन करके मैं अपना रेवेन्यू ग्रो नहीं कर सकता। दोनों चीजें जब होंगी तब एक सस्टेनेबल ग्रोथ मुझे दिखेगा अपने बिजनेस के अंदर। तो इस बिजनेस के लिए SSG का ग्रो करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इसके बाद कंपनी का कहना है कि आई मीन अगर हम प्रोडक्ट वाइज देखें तो दिल्ली NCR के अंदर अभी वैसा डिमांड हमको देखने को नहीं मिल रहा है, स्पेसिफिकली कूलिंग प्रोडक्ट्स का, जैसा हमको हैदराबाद क्लस्टर के अंदर देखने को मिल रहा है। बट ऑफ कोर्स आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी डिमांड इंप्रूव होगा एंड ओवरऑल फोर्थ क्वार्टर हमारा अच्छा जाएगा। बाकी इनका गाइडेंस इन्होंने ऐसा ही मेंटेन किया है, अब देखना होगा कि एक्चुअली में कैसा परफॉर्मेंस रहता है कंपनी का। स्टॉक का पी अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स 28-30 का पी दिखता है स्टॉक का, अपने हाई से ऑलमोस्ट 50-60% ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। लेकिन हमने बार बार इस चीज को डिस्कस किया है कि सिर्फ पी देख करके मैं एक बिजनेस का अपॉर्चुनिटी डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे उसका परफॉर्मेंस भी देखना पड़ेगा। लास्ट 2-3 क्वार्टर्स काफी खराब गए कंपनी के, आगे का भी हालांकि गाइडेंस तो अच्छा दिया है कंपनी ने, बट देखना पड़ेगा कि मार्जिन में कैसी रिकवरी होती है एंड ओवरऑल कैसा प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर आता है कंपनी का फोर्थ क्वार्टर में। तो ट्रैकिंग ऑफ कोर्स कंटिन्यू रखेंगे, बट ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी वाइज कुछ खास इंटरेस्ट अभी बनता नहीं है इलेक्ट्रॉनिक मार्स इंडिया के स्टॉक में।
नेक्स्ट बिजनेस पे बात करते हैं, आदित्य विजन लिमिटेड। सो इनको भी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्वार्टर में। इस कंपनी का Q1 Q2 या पूरा फर्स्ट हाफ जो है वो काफी अच्छा गया था। फर्स्ट क्वार्टर में तो सेल्स ग्रोथ 38-39% का था और ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिला था बिजनेस को, ऑलमोस्ट 50-55% का पैट ग्रोथ था कंपनी का। Q2 में थोड़ा सा वीक डिमांड जरूर था और मैनेजमेंट ने बोला कि जैसे बड़ी कंपनीज या काफी सारी कंज्यूमर कंपनीज कह रही है कि अर्बन डिमांड में वीकनेस देखने को मिल रहा है, स्लोनेस देखने को मिल रहा है। सो मे बी उसकी वजह से हमारा सिर्फ 20% का ग्रोथ रहा। अगर चीजें और अच्छी होती तो हमारा ग्रोथ ये 30-40% का हो सकता था। तो एक तरीके से मैनेजमेंट आपको अपना कॉन्फिडेंस बता रहा है कि अपने मार्केट को लेकर के, अपने बिजनेस को लेकर के वो काफी कॉन्फिडेंस है। सिर्फ इन्वायरमेंट या सेंटीमेंट थोड़ा सा वीक था जिसकी वजह से ग्रोथ सिर्फ 20% पे रह गया। सेकंड क्वार्टर में प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी इनलाइन थी, 20% के आसपास का ग्रोथ दिया था। और इन्होंने भी अपने स्टोर काउंट के गाइडेंस को रिवाइज किया था। पहले 25 स्टोर्स ये टारगेट कर रहे थे, उसको बढ़ा करके कंपनी ने 30-35 स्टोर्स का गाइडेंस दिया पूरे साल के लिए। सो आदित्य विजन का अगर आप Q3 का रिजल्ट देखोगे ओवरऑल, तो रेवेन्यू में 23% की ग्रोथ देखने को मिली है Q3 के अंदर। इबिटा मार्जिन की अगर हम बात करें तो उसमें बिल्कुल फॉल है, 10% का मार्जिन 9% के आसपास आया है। और सेम आपको इंपैक्ट पैट पे भी दिखेगा, सिर्फ 9% से कंपनी का जो बॉटम लाइन है वो ग्रो हुआ है। नेगेटिव ग्रोथ नहीं है पैट के अंदर, 9% का ग्रोथ है, लेकिन ग्रोथ रेट घट गया है। फर्स्ट क्वार्टर में ऑपरेटिंग लेवरेज मिला था, सेकंड क्वार्टर में बिल्कुल इनलाइन परफॉर्मेंस थी, थर्ड क्वार्टर में पैट ग्रोथ जो है वो कम है कंपेयर टू टॉप लाइन का ग्रोथ। बट जैसा वीक इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं, डिमांड इन्वायरमेंट हम देख रहे हैं, उसको देखते हुए 23% का ग्रोथ का नंबर ऑफकोर्स काफी अच्छा नंबर है। और पूरे 9 मंथ्स में भी आप देखोगे तो 30% का सेल्स ग्रोथ है एंड 29% से कंपनी का प्रॉफिट ग्रो किया है। यानी लगभग थोड़ा बहुत ऑपरेटिंग लिवरेज कंपनी को मिला है अगर हम 9 मंथ्स के बेसिस पे कंपनी के परफॉर्मेंस को असेस करें। तो रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं है लेकिन खराब बिल्कुल भी नहीं है कंपनी का परफॉर्मेंस। इस एनवायरनमेंट को देखते हुए ठीक ठाक परफॉर्म किया है इन्होंने। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है कि कॉन कॉल के अंदर मैनेजमेंट कैसा कमेंट्री देता है आने वाले क्वार्टर्स के लिए। सो आदित्य विजन का अगर हम कॉन कॉल वाला पार्ट देखें तो मैनेजमेंट का कहना है कि स्टोर काउंट पे अगर हम देखें तो 161 स्टोर्स है कंपनी के टोटल। Q3 के एंड तक 161 स्टोर्स थे। और जब ये कॉन कॉल हो रहा था तब तक कंपनी ने 6 स्टोर्स और ओपन कर लिए थे फोर्थ क्वार्टर के अंदर। तो टोटल स्टोर काउंट अगर आप देखोगे कंपनी का तो 167 हो जाता है। यूपी के अंदर जो सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट है इस कंपनी के लिए, 75 डिस्ट्रिक्ट्स में से 18 डिस्ट्रिक्ट्स में कंपनी की प्रेजेंस हो चुकी है। 29 स्टोर्स इन्होंने टोटल ओपन किए हैं। और मैनेजमेंट कह रहा है कि ईस्टर्न यूपी के बाद अब हमारा जो कोर फोकस है वो सेंट्रल यूपी की तरफ है। लखनऊ में इन्होंने 4 स्टोर ओपन किए हैं। ईस्टर्न यूपी में इन्होंने अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग किया है, लाइक वाराणसी आप देखो, प्रयागराज देखो एंड गोरखपुर देखो, वहां पे कंपनी कह रही है हमारा प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो चुका है एंड करंटली हमारा फोकस जो है वो सेंट्रल यूपी की तरफ है। देन टोटल 22 स्टोर्स अभी तक ओपन कर चुकी है कंपनी FY25 के अंदर। एंड इनका गाइडेंस है कि ये जो आपका लास्ट क्वार्टर जो गया है जनवरी से मार्च वाला, 8 to 10 स्टोर्स हम और ओपन करेंगे। तो मतलब 167 स्टोर्स ऑलरेडी है, मिनिमम कंपनी 175 स्टोर्स तक एटलीस्ट एंड करेगी FY25 को। रेवेन्यू मिक्स अगर हम देखें तो बिहार सबसे ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, एक तरीके से मोनोपोली है इनकी बिहार के अंदर, 79% रेवेन्यू कंपनी का वहां से आता है। झारखंड में कंपनी सबसे बड़ी रिटेलर है, वहां पे इलेक्ट्रॉनिक रिटेलिंग की अगर हम बात करें तो इनका 13% रेवेन्यू झारखंड से है। एंड यूपी जो सबसे फास्ट ग्रोइंग मार्केट है इस बिजनेस के लिए, 8% रेवेन्यू कंपनी का यूपी से आता है। मैनेजमेंट कह रहा है कि FY26 में नेक्स्ट ईयर के लिए हम इस पार्ट पे कॉन्फिडेंट है कि हमारा जो टोटल स्टोर काउंट है वो 200 को क्रॉस कर देगा। अब एग्जैक्ट कितना होगा, 205 होगा, 210 होगा, ये गाइडेंस अभी इन्होंने नहीं दिया है। लेकिन मैनेजमेंट कह रहा है कि 200 स्टोर काउंट हम क्रॉस कर लेंगे FY26 के अंदर। तो अगर हम इसमें कंजर्वेटिव गाइडेंस एक्सपेक्टेशन लेके चले और 175 स्टोर कंपनी के FY25 में होते हैं, कंसिडरिंग कि कंपनी सिर्फ 200 स्टोर तक रीच आउट करेगी FY26 के अंदर, तो उसका मतलब टोटल स्टोर कितना ऐड करेगी, 25। तो अगर आप इनका एक्सपेंशन रेट देखोगे तो 14 से 15% का एक्सपेंशन रेट आता है आदित्य विजन का FY26 के अंदर। अब अगर मैं सिर्फ एक्सपेंशन रेट देख के कंपेयर करूं तो ऑफकोर्स मुझे इलेक्ट्रॉनिक मार्स इंडिया जो है वो बेटर लगेगा कंपेयर टू आदित्य विजन। लेकिन मुझे इसके साथ में एसएसजी का नंबर को भी कंसीडर करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। तो आदित्य विजन का अगर आप एसएसजी देखोगे, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, सो 9 मंथ्स में इस कंपनी का जो एसएसजी है वो 15% है एंड पर्टिकुलरली Q3 में इस कंपनी का एसएसजी का नंबर 13% है। यानी इवन दो इनका एक्सपेंशन रेट इलेक्ट्रॉनिक मार्स इंडिया के एक्सपेंशन रेट से कम भी रहता है, 14-15% का रहता है, स्टिल एसएसजी क्योंकि इनका बहुत स्ट्रांग है तो कंपनी बहुत इजीली 20 से 25% के रेट पे ग्रो कर सकती है FY26 के अंदर भी, अगर सारा डिमांड वगैरह कंपनी के लिए बहुत नेगेटिव नहीं होता है। सो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है।
देन मैनेजमेंट का कहना है कि इंडस्ट्री वाइड आप क्यों इस तरीके का मॉडरेशन देख रहे हो ग्रोथ में, डिमांड में। दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है। सबसे पहला, हाई इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन कई एरियाज में बहुत ज्यादा है, कंसिस्टेंटली काफी ज्यादा है, जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी को इम्पैक्ट कर रहा है। और जब अफोर्डेबिलिटी पे इम्पैक्ट आता है तो कंज्यूमर जो है, कस्टमर जो है, वो फाइनेंसिंग ऑप्शन के लिए जाते हैं। लेकिन दूसरा रीजन है आपका हाई लेंडिंग रेट। तो कई एनबीएफसी, कई बैंक जो है वो अभी भी काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कंज्यूमर एक तरीके से अभी डिले कर रहा है, अवॉइड कर रहा है अपनी परचेजिंग को, और वो ओवरऑल इंडस्ट्री में डिमांड को इम्पैक्ट कर रही है। इनका कहना है अपने पार्ट पे हम कॉन्फिडेंट है कि आने वाले मंथ में और रिकवरी होगी डिमांड लेवल पे, एंड एक अच्छा ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देन आपने देखा इनका जो इबिट्टा मार्जिन है उसमें इंपैक्ट आया, हालांकि ग्रोथ अच्छा है, 23% का ग्रोथ है। सो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन दिया है मैनेजमेंट ने कि Q3 जो होता है वो इन कंपनीज के लिए बहुत अच्छा होता है। Q1 सबसे बेस्ट होता है, लगभग 35% रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का इनका Q1 में आता है। एंड उसके बाद Q3 जो है वो सेकंड बेस्ट क्वार्टर होता है। तो एक अच्छे क्वार्टर, एक अच्छे सेल्स की एंटिसिपेशन में इस कंपनी ने सेकंड क्वार्टर में ही अपना इन्वेंट्री बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया था। बिकॉज ऑफ कोर्स एज ए रिटेलर आप क्या करोगे कि पहले से इन्वेंट्री बिल्ड करके रखोगे, सो दैट वो स्टॉक आउट वाला सिचुएशन ना फेस करना पड़े आपको। तो इन्वेंट्री इन्होंने पहले से बिल्ड करके रखी थी। देन थर्ड क्वार्टर में अक्टूबर का जो मंथ था, सारे फेस्टिवल उसी मंथ में आ गए थे। लाइक अगर आप देखो, नवरात्रे, दशहरा, आपका पूरा धनतेरस वाला टाइम एंड दिवाली वगैरह, ये सब एक ही मंथ में क्लब हो गया था, जिसकी वजह से अक्टूबर की सेल्स तो बहुत अच्छी हुई। लेकिन नवंबर दिसंबर यानी जो आपका पोस्ट फेस्टिव सीजन है, उसमें डिमांड में काफी स्लगिशनेस देखने को मिला। सो कंपनी कह रही कि हमारा फुटफॉल का नंबर में बहुत बड़ा ड्रॉप आ गया, ओवरऑल सेल्स में काफी बड़ा ड्रॉप दिखने लगा। तो इन्वेंट्री आपने बिल्ड करके रखी है, लेकिन इतना बड़ा जब आप डिमांड में ड्रॉप देखते हो तो ऑफ कोर्स एज अ बिजनेस आप क्या करते हो, वहां पे प्रमोशनल ऑफर्स रन करते हो, आप थोड़ा सा डिस्काउंट देते हो, कैशबैक देते हो, थोड़ा मार्केटिंग के ऊपर ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेंड करते हो, जिसकी वजह से इस कंपनी को मार्जिन पे हिट लेना पड़ा है। तो जब हम बिजनेस की परफॉर्मेंस देखते हैं या किसी का आप सेल्स ग्रोथ देखते हो, तो एक तो होता है ग्रोथ, दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ ग्रोथ। तो ये जो आप 23% का ग्रोथ का नंबर देख रहे हो आदित्य विजन का, ऑफ कोर्स ये क्वालिटी ग्रोथ नहीं है, बिकॉज आपने मार्जिन पे हिट लेकर के ये नंबर अचीव किया है, बहुत ग्रॉस मार्जिन पे भी और इबिट्टा मार्जिन पे भी। लेकिन जिस तरीके का डिमांड एनवायरनमेंट है, जैसा वीकनेस हम देख रहे हैं बाकी इंडस्ट्री में, बाकी प्लेयर्स के साथ में, उसको देखते हुए नंबर बहुत अच्छा है। क्योंकि रेदर देन कि आप बिल्कुल फ्लैट हो जाओ, आई मीन 0% का आपका ग्रोथ रहे या फिर 5-6% पे आपका ग्रोथ रहे और प्रॉफिट भी ग्रो नहीं कर रहा है, उससे ये वाला केस बहुत ज्यादा बेटर है कि एटलीस्ट आपने अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट किया, इन्वेंट्री को क्लीन किया। बिकॉज जब हम दूसरे रेशियोज देखते हैं कि किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल कैसा है, कैश कन्वर्जन साइकिल कैसा है, इन्वेंट्री टर्नओवर कैसा है, इन्वेंट्री साइकिल कैसा है, तो वो सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है? बिजनेस के सेल्स के ऊपर। इसीलिए हम बार बार डिस्कस करते हैं कि सेल्स जो है वो मेन ऑक्सीजन है किसी भी बिजनेस का। उस बिजनेस का जो सबसे मेन इंजन है वो सेल्स है। अगर सेल्स चलेगा तो बाकी सारे रेशियोज इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन अगर सेल्स स्टक हो गया किसी बिजनेस का, तो आपका मार्जिन भी गया, पैट भी गया। आई मीन कोई भी बिजनेस हो, सिर्फ कॉस्ट इफेक्टिवनेस थे या फिर आपने कॉस्ट मेजर्स थोड़े से बिल्ड कर लिए, तो एक शॉर्ट टर्म के लिए आप अपने मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हो, प्रॉफिट को इंप्रूव कर सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं कि कोई ऐसा स्टॉक जिसने मल्टी बैगर काइंड ऑफ रिटर्न डिलीवर किया है किसी भी इन्वेस्टर्स के लिए, वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब बिजनेस 2-3 साल तक कंसिस्टेंटली एक हाई पेस पे ग्रो करता है। अगर टॉप लाइन का ग्रोथ नहीं है तो आई मीन थोड़े बहुत टाइम के लिए स्टॉक चलेगा, परफॉर्म करेगा अगर उसका मार्जिन इंप्रूव हो गया तो। अदरवाइज सस्टेनेबल रिटर्न जब हम बात करते हैं तो उसके लिए टॉप लाइन का ग्रोथ बहुत मैटर करता है। सो उस पार्ट पे अगर आप देखोगे तो ऑफकोर्स आदित्य विजन का परफॉर्मेंस क्वालिटी ग्रोथ नहीं है, लेकिन स्टिल बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है कंपनी ने। देन एसएसजी स्ट्रांग रही है 13% के आसपास। कंपनी का कहना है जो आज के टाइम पे सबसे बड़ा ऑप्टिमिज्म है कंपनी को, वो है कुंभ मेला के ऊपर। इनका कहना है कि ओवरऑल जनवरी में भी हमारा अगर आप डिमांड देखोगे तो फ्लैट रहा है, सेल्स का नंबर फ्लैट रहा है जनवरी के अंदर, लेकिन फेब्रवरी और मार्च में हम अच्छा रिकवरी, अच्छा ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बिकॉज कुंभ मेला जो है, उस इवेंट को आप डिस्काउंट नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। मैनेजमेंट कह रही है इस इवेंट की वजह से पूरी यूपी की इकोनॉमी में काफी सारा पैसा आया है, एंड ये जो पैसा है जो कंज्यूमर्स के पास में आया है, ये ऑफकोर्स वो अपने एस्पिरेशनल, इस तरीके के जो एस्पिरेशन प्रोडक्ट्स होते हैं, एसी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, इन सारे चीजों के ऊपर वो स्पेंड करते हैं। और अभी सीजन भी है पूरा जनवरी से लेके आपका अप्रैल मई जून तक, तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग नंबर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फरवरी मार्च से जो स्टार्ट होगा। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये भी आ जाता है कि जैसे प्रयागराज के अंदर आपका वो कुंभ का इवेंट हुआ, तो उसमें बहुत सारे लोगों का फ्लो था। ऑफ कोर्स काफी सारे जो उसकी वजह से जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, उनकी सेल्स डिसरप्ट होती है, उनका मोमेंटम डिसरप्ट होता है। मैनेजमेंट कह रहा है ये चीज जरूर हुई है, लेकिन हमारा प्रयागराज में सिर्फ 3 से 4 स्टोर है
और पूरे यूपी में 29 स्टोर है। तो अगर हम उसको एक्सक्लूड भी कर दें, स्टिल पूरे यूपी के अंदर हमारे 25 स्टोर्स हैं। और इसका बेनिफिट हमको बाकी मार्केट पे भी देखने को मिला है, बिकॉज मे बी लोग सिर्फ कुंभ में आ रहे हैं इतने सारे लोग, लेकिन ये जो आपका जो पॉपुलेशन है, इसका बेनिफिट आपको बाकी सिटीज, बाकी मार्केट्स के अंदर भी देखने को मिलता है। क्योंकि जो कुंभ आया है वो आपका ऑफ कोर्स अयोध्या हो गया, या जो बाकी के जो वहां पे पॉपुलर डेस्टिनेशंस हैं उसको भी विजिट करते हैं, तो वो पूरी इकोनॉमी में सर्कुलेट होता है। सो इसको लेकर के एक्चुअली मैनेजमेंट काफी ऑप्टिमिस्ट है कि इनका फोर्थ क्वार्टर प्लस Q1 जो इस कंपनी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो काफी अच्छा रहेगा। एंड वैसे भी ये जिस एरिया में पेनिट्रेटेड हैं, बिहार, झारखंड, यूपी, यहाँ पे आपका जो समर है वो काफी काफी स्ट्रांग रहता है। तो उसको देख करके मैनेजमेंट का कन्विक्शन है कि Q4 Q1 हमारे लिए काफी अच्छा रहने वाला है। देन हमने जितने भी आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके कॉन कॉल में डिस्कस किया था, पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट, एम्बर एंटरप्राइज, की उन्होंने इन्वेंट्री पहले से बिल्ड करके रखी हुई है, बिकॉज आने वाला सीजन काफी स्ट्रांग है। सेम उसी एंटीसिपेशन में इन्होंने भी फोर्थ क्वार्टर से ही अपना इन्वेंट्री बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये फोर्थ क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर में अच्छा डिमांड, अच्छा सेल्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और एक चीज हमने और डिस्कस की थी उन कंपनीज के साथ में कि उस इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी को लेकर के काफी ज्यादा चैलेंज है। लाइक एसी का कंप्रेसर हो गया या कॉपर हो गया, उसकी अवेलेबिलिटी पे चैलेंज चल रहा है काफी ज्यादा। इनका कहना है कि हमारे पार्ट पे ऐसा कुछ चैलेंज हमको देखने को नहीं मिला है, बिकॉज जिस स्पेस पे हम ग्रो कर रहे हैं, हमारे जो ब्रांड्स हैं, हमारे जो पार्टनर्स हैं, उनको पता है कि किस तरीके का हम कंट्रीब्यूशन लेकर के आ रहे हैं ऐसी वीक मार्केट में उनके लिए। हम उनसे जिस भी प्रोडक्ट का डिमांड कर रहे हैं हमको वो टाइमली सप्लाई हो रहा है। इसीलिए हमने वो डिस्कस किया था कि सेल्स का नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका इन्वेंट्री क्लीन नहीं होगा, आपका सेल्स ग्रो नहीं करेगा, तब ऑफ कोर्स आपको और ज्यादा आइटम भी नहीं मिलेगा, तो फ्यूचर ग्रोथ में भी आपको और ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो आपको स्क्वीज करेंगे और जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनकी ग्रोथ पे फोकस करेंगे। वो चीज इस कंपनी ने अच्छे से मेंटेन करी है। एंड इनका कहना है कि हमारे पार्ट पे इन्वेंट्री का भी कोई ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिल नहीं रहा है। ओवरऑल कॉन कॉल यही है। मार्जिन के ऊपर मैनेजमेंट कह रहा है कि यहां से और फर्दर डिक्लाइन हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। फोर्थ क्वार्टर में मार्जिन थोड़े से स्टेबल रहने चाहिए। एंड ग्रोथ को लेकर के तो मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि 20 से 25% का ग्रोथ जो इन्होंने गाइडेंस दिया है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ऑपरेटिंग लिवरेज ऑफकोर्स इनको नहीं मिल रहा है, और इनका भी यही रैशनल है कि लास्ट 1-2 ईयर के अंदर हमने ऑलमोस्ट 70-80 स्टोर्स ओपन किए हैं, तो जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाते, ब्रेक इवन नहीं हो जाता, तब तक हम कंसिस्टेंटली ऑपरेटिंग लिवरेज एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस बिजनेस से। लेकिन फोकस हमारा आज के टाइम पे है टॉप लाइन की ग्रोथ के ऊपर। उस बीच में ऑफकोर्स आपको दिखेगा कि बीच में कभी हमारे मार्जिन कंप्रेस होंगे, कभी हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज हम ग्रोइंग कंपनी है, हम कैश लेके आइडली बैठे नहीं है, तो हम ग्रोथ के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये शॉर्ट टर्म में मार्जिन वगैरह पे प्रेशर रहेगा। अभी हमारा फोकस है कि यूपी को कवर करना है, 75 डिस्ट्रिक्ट में से जितने ज्यादा डिस्ट्रिक्ट में हम प्रेजेंट इंक्रीज करेंगे, देन उसके बाद जो हमारा अगला फोकस होगा वो छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान, जो आपका अगला हिंदी हार्टलैंड है, उसको कवर करने के ऊपर इनका टारगेट है। ये पूरा कॉन कॉल है आदित्य विजन का। रिजल्ट इनके ठीक आए हैं, ऑफकोर्स बहुत अच्छे नहीं है, ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला बिजनेस को, लेकिन इस वीक इन्वायरमेंट को देखते हुए अच्छे नंबर्स इन्होंने रिपोर्ट करे हैं। और कॉन कॉल में भी अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट एटलीस्ट आने वाले क्वार्टर्स के ग्रोथ को लेकर के तो कॉन्फिडेंट है कि टॉप लाइन का ग्रोथ जो है वो मेंटेन रहेगा। हो सकता है मार्जिन पे प्रेशर फिर से आए फोर्थ क्वार्टर में, बिकॉज ऑफ कंपटीशन इंटेंसिटी और जिस तरीके का वीक डिमांड एनवायरमेंट हम देख रहे हैं उन सारी चीजों की वजह से। इनका पी मल्टीपल अगर आप देखोगे तो 57 का है। लास्ट 9 मंथ्स में 89 करोड़ का पैट कंपनी ने रिपोर्ट करा है। एंड फोर्थ क्वार्टर में बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंक्रीज होगा। अराउंड यही 97-98 करोड़ के आसपास का पैड बनता है कंपनी का। तो फॉरवर्ड पी और करंट पी इस स्टॉक का बिल्कुल सेम दिखेगा आपको, 55-57 के आसपास का पी है। बिजनेस का ग्रोथ 20-25 के रेंज में है और पी है 55-57 के रेंज में। ऑफकोर्स बहुत लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन इस तरीके के जो बिजनेसेस हैं जैसे आदित्य विजन हो गया या मिसेस बेक्टर फूड हो गया आपका, जो वीक एनवायरनमेंट में भी जब इंडस्ट्री स्ट्रगल कर रही है, लेकिन इनका ग्रोथ कंसिस्टेंट है 20-25-18% के आसपास। हाँ, शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबिलिटी पे जरूर प्रेशर है मार्जिन और पैट के ऊपर। जनरली मैं ऐसे बिजनेसेस में एलोकेशन कट करना तो बिल्कुल प्रेफर नहीं करूंगा, बिकॉज अगर कोई बिजनेस ऐसे एनवायरनमेंट में अपने टॉप लाइन को ग्रो कर पा रहा है कंसिस्टेंटली क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, तो जब भी डिमांड एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा, बहुत हाई चांस है कि कंपनी के मार्जिन भी इंप्रूव करेंगे एंड प्रॉफिटेबिलिटी में भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। हाँ, आई एम नॉट सेइंग कि अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है या री रेटिंग का चांस है करंट लेवल से, लेकिन यस, अगर मैं ऐसे स्टॉक्स को होल्ड कर रहा हूं तो कोई पॉइंट बनता नहीं है कि इस परफॉर्मेंस के बाद में मैं एलोकेशन कट करूं। ट्रैकिंग कंटिन्यू रखेंगे, देखेंगे आने वाले क्वार्टर्स में कैसा परफॉर्मेंस रहता है कंपनी का। गाइडेंस तो अच्छा है। बाकी आपके जो डाउट्स है शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।